नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही है, उसको और बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल हम यूएन पढ़ रहे थे। हमने देखा कि यूएन पहले लीग ऑफ नेशंस बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। युद्ध रोकना, शांति स्थापित करना दुनिया में उद्देश्य था उसका भी। उसके बाद जब नहीं हुआ जो उद्देश्य पूरा उसका, क्योंकि युद्ध हो गया दूसरा भी, लीग ऑफ नेशंस बना 10 जनवरी 1920 को। उसके 19 साल के बाद ही युद्ध शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। तो फिर जब वो खत्म हुआ 1945 में, फिर से एक संगठन बनाया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। और याद रखना है वो 1945 में। कब? 1945 में। कब? 1945 में 24 अक्टूबर के दिन स्थापित किया गया। फिर हमने देखा था उसकी 6 प्रमुख भाषाएं हैं, 6 ही प्रमुख अंग हैं। काम हालांकि उसका होता है किसमें? काम होता है मेरे भाई अंग्रेजी और फ्रेंच में। ठीक है, जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक प्रन्यास परिषद ने काम करना भी बंद कर दिया है 1994 से। कब से? 1994 से। वैसे तो इसका पूरा जो हेडक्वार्टर है वो माना जाता है न्यूयॉर्क में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक जो है न्यूयॉर्क में माना जाता है, लेकिन जो एक अंग है इसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका हेग नीदरलैंड में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए। तो ये देख लेते हैं बेटा। बेटर है, अभी मैंने दवा ले रखी है तो कई सारी चीजें हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। जब वो ऑपरेशन कराना था ना तो उसके लिए टेस्ट कराने पड़े, सारे टेस्ट खराब आ रहे हैं। यूरिक एसिड जिसमें गठिया बाय बनती है वो बढ़ा हुआ है, कम से कम डबल है। और दोनों किडनीज में स्टोन है, पथरी है। और क्या बताया था उन्होंने? हाँ, प्रोटीन थोड़ा बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। और जो दूध के पदार्थ हैं उस वो बढ़ा हुआ है तो वो भी नहीं लेना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और क्या था, एक चीज और थी, हाँ, लिवर वाले जो है वो सब बढ़े हुए हैं। तो कुछ ऐसा है नहीं जो नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर ने तो मना कर ही दिया था, अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते, बीपी बहुत हाई था। तो अभी दवाइयाँ चल रही हैं तो चीजें थोड़ी ठीक हो रही हैं। थोड़ा सा सोना, जगना और खान पीन, उस पे मैं भी काम कर रहा हूँ। हो सकता है चीजें बहुत जल्दी बेटर हो जाएं, पर उतनी तो है तबीयत ठीक अब कि मैं आपको खड़े होके यहाँ पढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आप पूछे भी मत रोजाना। ठीक है, आप पूछते हैं तो मैं आपको इग्नोर भी नहीं कर सकता। अब इस बात को छोड़ते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा, है ना। लेकिन अभी पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे, ये मानते हुए कि मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है, चलिए। हम दूसरे नंबर की उस पे आ गए। कल हमने महासभा को पढ़ लिया। हम दूसरे नंबर की चीज पे आ गए हैं। कौन से पे आ गए हैं मेरे भाई? हम आ गए जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, सुरक्षा परिषद। क्योंकि इसका काम क्या है? दुनिया में शांति स्थापित करना और सुरक्षा, यानी सबको सुरक्षित रखना और भाई शांति स्थापित करना। तो ये काम करती है सुरक्षा और शांति के लिए। और आपके समाज में भी यही काम होता है तो वो पुलिस करती है। सुरक्षा और शांति इसका काम है। ठीक है, सुरक्षा और शांति स्थापित करना इसका काम है, जिसके लिए सुरक्षा परिषद काम करती है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। और कुल सदस्य हैं 15। आपने देखा था महासभा में जितने भी यूएन के मेंबर हैं सब महासभा के भी मेंबर माने जाते हैं। तो इसलिए 193 के 193 मेंबर माने जाएंगे। 193 के 193 मेंबर माने जाएंगे बेटा, याद रखना है। लेकिन सुरक्षा परिषद में केवल 15 हैं। और 15 भी 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। 15 में 5 स्थायी हैं, परमानेंट, जिन्हें हम P5 भी कहते हैं, परमानेंट 5। और भाई 10 जो हैं, कितने हैं स्थायी? 5। और 10 हैं अस्थाई, नॉन परमानेंट। कौन है ये? नॉन परमानेंट है, तो ये अस्थाई है। तो स्थाई हैं 10, अस्थाई हैं 5, स्थाई हैं यानी परमानेंट है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर? तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? जैसे संसार की लघु संसद हम कह रहे थे महासभा को,
वैसे ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाएगा मेरे भाई सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसमें कुल मिला के 15 मेंबर हैं। पूछा जाएगा अस्थाई कितने हैं, तो 10 हैं। और ये जो देखो जो परमानेंट है उनका कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहां रहेंगे ही। परमानेंट जो हैं उनका कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहां रहेंगे ही मेरे भाई, ध्यान रखना है। लेकिन ये जो 10 हैं इनका चुनाव महासभा करती है। कौन करती है? इन 10 का चुनाव मेरे भाई महासभा करती है, वो भी 2/3 बहुमत से, वो भी 2 वर्ष के लिए। हर साल 5 बदल जाते हैं, हर साल 5 सदस्य बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? हर साल 5 सदस्य बदल जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब आप कहोगे जी कैसे बदल जाते हैं? देखो बेटा, जैसे 5-5 मेंबर बदलते रहते हैं, जो 2025 है, 1 जनवरी 2025 से 5 नए मेंबर आएंगे, 1 जनवरी 2026 से 5 नए आएंगे, 1 जनवरी 2027 को जो 25 में आए थे उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो वो बदल जाएंगे, और 1 जनवरी 28 में जो 26 से आए हैं उनके 2 साल हो जाएंगे तो वो भी बदल जाएंगे। तो ऐसे करके सर्किल चढ़ता रहता है। तो हर साल कितने मेंबर बदले जाते हैं? हर साल 5 सदस्य इसमें से बदल दिए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल 2 साल का पूरा हो चुका होता है। भारत भी परमानेंट नहीं है, जापान भी परमानेंट नहीं है, ब्राजील भी परमानेंट नहीं है, अर्जेंटीना भी परमानेंट नहीं है, पाकिस्तान भी परमानेंट नहीं है, कनाडा भी परमानेंट नहीं है, जर्मनी भी परमानेंट नहीं है। तो ये सारे के सारे जब सुरक्षा परिषद के सदस्य बनते हैं ना, तो ये इसी कैटेगरी में बनते हैं। ये जो 10 हैं इसी के कैटेगरी में बनते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र के अस्थाई सदस्य हैं वो किस बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं? तो वो 2/3 बहुमत के द्वारा महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। अब अगर ये है तो एक सवाल और बनेगा कि स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, ये 5 हैं और इनके पास एक खास पावर है, वीटो पावर। तो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र में किसके पास है? तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है। जो परमानेंट मेंबर है उन्हीं के पास। सवाल यहां बन जाता है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 ब्रिटेन, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 कनाडा। या नंबर 4 कनाडा की जगह भारत, या उसकी जगह जर्मनी, या उसकी जगह ब्राजील, या उसकी जगह अर्जेंटीना। तो ये सवाल बहुत बनता है, ये सवाल पीछे बहुत पूछा गया है कि स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो ये 5 नाम आपको रटे होने चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये नाम हमें पता होना चाहिए। अब ये जैसे मैंने बताया था, कई चीजों पे वोटिंग होती है। कहां पे? महासभा में, जैसे हमारी संसद में होती है, उसी तरह वोटिंग होती है। कहां पे? उसी तरह जैसे वहां पे वोटिंग होती थी, उसी तरह वोटिंग सुरक्षा परिषद में भी होती है। ये 15 मेंबर जो हैं, इनमें से अगर 9 की सहमति किसी चीज पे हो जाएगी तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है। तो सुरक्षा परिषद में 15 में से कितने सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है? 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, 9 शर्तों की जरूरी है। और वो 9 ध्यान रखना है, 9 याद रखना है। 9 की स्वीकृति हो गई तो वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। पर वीटो का क्या मतलब है? वीटो का ये मतलब है कि मान लो 14 मेंबर चाहते हैं कि ये पास हो जाए 15 में से, पर एक मना कर दे वीटो वाला। यानी कोई प्रस्ताव आया, कुछ भी आया, किसी युद्ध के बारे में आया, कहीं शांति के बारे में आया,
और वहां पे सुरक्षा परिषद के टोटल मेंबर हैं 15, 5 स्थायी 10 अस्थायी। 14 मेंबर चाहते हैं कि ये होना चाहिए, पर उन 5 में से एक ने अगर हिस्सा ही ना लिया वोटिंग में तो पास हो जाएगा। अगर वो हिस्सा ना ले वोटिंग में तो अलग बात है, पर वो कहते नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तो 14 की 14 वोट बेकार। फिर उन 14 वोट की कोई भी कीमत नहीं है, याद रखना है। फिर क्या है? उन 14 वोट की कोई भी कीमत नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो वीटो पावर का मतलब है कि चाहे सारे के सारे मेंबर कह दें, पर एक मेंबर जो है अगर नाराज है उस बात से, वो उसके खिलाफ है, तो वो पास नहीं हो सकती वो बात। हालांकि अगर कोई ऐसा मेंबर नाराज नहीं है, वो अलग बात है, चाहे वो वोट में हिस्सा ना ले, वो चला जाए उठ के मैं नहीं वोट डालूंगा, पर वो खिलाफ ना हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर 9 ही काफी हैं वोट, 15 में से 9 पास किसी भी प्रपोजल को पास करवाने के लिए, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जल्दी से एक बार थम्स अप करो। अब क्योंकि अस्थाई की बात चल रही है तो हमें यह भी पता होना चाहिए, जापान सबसे ज्यादा 12 बार आज तक नॉन परमानेंट मेंबर बना है मेरे भाई, याद रखना है, नॉन परमानेंट मेंबर। और ब्राजील 11 बार, इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। जापान ब्राजील, सबसे पहले नंबर पे जापान है और ब्राजील दूसरे नंबर पे है। फिर हमें अपने देश की संख्या भी पता होनी चाहिए, तो फिर हमारा जो देश है हमारा, वो 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, और हर बार कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो भारत 16 साल के लिए बन चुका होगा। कितने के लिए बन चुका होगा? 16 साल के लिए बन चुका होगा। सर इंडिया के पास वीटो पावर है? नहीं बेटा, क्योंकि इंडिया इज नॉट अमंग 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि वो 5 परमानेंट मेंबर्स यानी सदस्यों के बीच में से नहीं है, वो उनमें से नहीं है, तो सीधी सी बात है वीटो पावर कहां से आ जाएगी? उसके पास नहीं होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब तीसरे नंबर पे आओ, आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य कितने हैं? 54 है, 54। इनका कार्यकाल 3 साल है, और ये भी वैसे ही बदलते हैं, हर साल 1/3 बदल जाते हैं, यानी 18। हर साल 1/3 यानी कि 18 बदल जाते हैं, ठीक है। 1/3 यानी 18 बदल जाते हैं, 18 बदल जाते हैं, ठीक है। ये भी ऐसे ही हैं, क्योंकि इसमें कोई भी परमानेंट नहीं है, तो यहां पे हर साल 1/3 बदलेंगे, और तभी 3 साल का कार्यकाल होगा। तो 18 एक साल, 18 इस बार बदलेंगे, 18 अगले साल, 18 उससे अगले साल, और फिर जो इस साल वाले हैं चौथे साल में, वो फिर से बदल जाएंगे। तो 3 साल के कार्यकाल में यही सिस्टम बनता है कि ये 3 अलग अलग बार इनमें से 1/3 कर करके हटते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है सदस्य संख्या 54 है इसकी, और कार्यकाल 3 साल का है। इसकी बैठक 2 बार होती है, न्यूयॉर्क में और जिनेवा में, 2 जगह होती है। कहां पे? न्यूयॉर्क में और जिनेवा में। सचिवालय, यहां से सवाल बनता है और यह महत्वपूर्ण हो जाएगा भाई। तो देखो, सचिवालय का प्रमुख महासचिव है, जिसे एक तरह से आप यूएन का भी प्रमुख बोल सकते हो, यूएन का भी प्रमुख, यानी इसका जो पद है सेक्रेटरी जनरल, वो सचिवालय का हेड है, लेकिन इसे आप यूएन का भी कह सकते हो। सीधे सीधे पूछा जाएगा इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है। जो भी व्यक्ति महासचिव बनेगा वो 5 साल तक काम करेगा। सचिवालय करता क्या है? दिन प्रतिदिन के काम। जैसे हमारे यहां भी सचिवालय जो है, मिनिस्ट्रीज जो है, वो देश के दिन प्रतिदिन के काम, यानी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करती हैं, वैसे ही यहां पे भी होता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं, ग्लैडविन जेब पहले कार्यकारी हैं, ये सवाल यहां से ज्यादा बनता नहीं है। महासचिव, क्योंकि महासचिव बात हो गई ना, तो महासचिव से सवाल बनता है कि भाई कौन कौन बने हैं। तो देखो, सबसे पहले जो थे नॉर्वे के त्रिगवेली। सवाल कैसे पूछा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव कौन थे? तो डैग हैमरशोल्ड थे। कौन थे? डैग हैमरशोल्ड, या स्कोल्ड ऐसे लिखाएगा, अंग्रेजी भी पढ़ लेना है ना। डैग हैमरशोल्ड जो है
वो थे स्वीडन के, जबकि त्रिगवेली कहां के थे? नॉर्वे के। अब मुझे बताओ, क्या नॉर्वे और स्वीडन दोनों अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं? अगर अफ्रीका में आते हैं तो हां बोलो, अफ्रीका में नहीं आते हैं तो बताओ कौन से में आते हैं। तो दूसरे महासचिव हैं डैग हैमरसोल्ड, जो स्वीडन के हैं, और पहले थे मेरे भाई कौन से? पहले कौन थे आपको पता होना चाहिए, नॉर्वे के त्रिगवेली। और इनके बारे में खास बात होती है कि हवाई दुर्घटना में कौन मरे थे? तो हवाई दुर्घटना में डैग हैमरसोल्ड, कौन से महासचिव? तो दूसरे वाले। और भाई 1961 में इन्हें पोस्थ्यूमस नोबेल पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल मिला, पोस्थ्यूमस यानी मरने के बाद, मरने के बाद मेरे भाई। यूरोप, बहुत बढ़िया। सुमित कह रहे हैं और कीर्ति कह रही हैं जी यूरोप, ठीक है। दिव्यांश भी कह रहे हैं यूरोप, अंकुश भी कह रहे हैं यूरोप, प्रिंस भी कह रहे हैं यूरोप, ज्ञानेंद्र कुमार भी कह रहे हैं, कनिका भी कनिका बेटा गलत बोल रहे हो, हाँ नहीं है, राकेश कह रहे हैं यूरोप। तो दूसरे महासचिव पे आ गए हम, ये स्वीडन के हैं डैग हैमरसोल्ड, और इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई और मरणोपरांत नोबेल मिला। क्या आज तक दो ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल मिला है? दो ही लोगों को मेरे भाई। एक एरिक एक्सल थे, नोबेल जो है मरणोपरांत दो ही लोगों को मिला है मेरे भाई, है ना। मरणोपरांत अगर नोबेल की बात करें तो दो ही लोगों को इतिहास में मिला है। एक तो थे एरिक एक्सल, आपको याद होगा 1931 में एरिक एक्सल मेरे भाई, एरिक एक्सल। और दूसरे हैं ये 1961 में डैग हैमरसोल्ड, ठीक है, डैग हैमरसोल्ड। तो आज तक दो ही व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल मिला है, मरने के बाद नोबेल मिला है मेरे भाई। 1931 में एरिक एक्सल और मेरे भाई 1961 में डैग हैमरसोल्ड। क्या है? डैग हैमरसोल्ड है, ठीक है। कौन है? डैग हैमरसोल्ड है। तो याद रखना है। अब ये पहले और दूसरे दोनों ही कहां से हैं? देखो, ये भी यूरोप के हैं और ये भी यूरोप के हैं, स्वीडन। तो जब पहली बार म्यांमार से एक व्यक्ति आएगा, वो म्यांमार कहां पे है? एशिया में। तो उसकी दो खासियत हो जाएंगी, वो पहला एशियाई व्यक्ति बन जाएगा जो महासचिव बना यूएन का। यूएन का महासचिव बनने वाला पहला एशियाई बन जाएगा वो। और दूसरे नंबर पे बेटा वो गैर यूरोपीय भी बन जाएगा, क्योंकि अब तक दोनों यूरोपीय थे, अब तक के दोनों यूरोप से संबंध रखते थे। तो अब नॉन यूरोपियन भी बनेगा यूथांट, और मेरे भाई पहला एशियाई भी बनेगा। तो पहले एशियाई और पहले नॉन यूरोपियन जो इसके कौन सेक्रेटरी जनरल बने वो थे यूथांट, और यूथांट म्यांमार के मेरे भाई, ठीक है, म्यांमार के। और म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, आपको पता ही होगा। म्यांमार को क्या कहते थे मेरे भाई? पहले बर्मा कहते थे, ठीक है। चलिए, क्लियर। तो ये हो गया। पहले अफ्रीकी पूछे जाते हैं तो बुतरस घाली, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कोफी अन्नान को। कोफी अन्नान पहले नहीं है, याद रखना है। तो पहले अफ्रीकी कौन है? बुतरस घाली हैं, मिस्र के। इनके देश भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो मिस्र के हैं बुतरस घाली, और महासचिव भैया 7वें 8वें 9वें भी याद रखो। 7वें कोफी अन्नान है घाना के। भैया कॉफी घनी पीता है वो, तो कॉफी घनी पीता है वो, कॉफी घनी पीता है। और ये कोफी अन्नान के बारे में खास है कि 2001 में नोबेल मिला इन्हें, शांति का नोबेल, ठीक है, नोबेल मिला, ठीक है। किसके साथ? यूएन के साथ। यूएन को भी मिला था और कोफी अन्नान को भी। इन दोनों को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कोफी अन्नान कहाँ के हैं? घाना के। इनका देश सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तो कोफी अन्नान घाना के हैं मेरे भाई। और बान की मून है आगे चल के दक्षिण कोरिया के, ये 8वें नंबर के हैं। और 9वें नंबर के और वर्तमान है एंटोनियो गुटरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। आज तक कुल 9 महासचिव हुए हैं, 9 सेक्रेटरी जनरल, और एक ग्लैडविन जेब थे कार्यकारी, यानी वो ऐसे नहीं बनाए गए थे जिस तरह से ऑफिशियली बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक हम आएंगे भाई। सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा था
15 वोट थी, 15 उसमें मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। नॉन परमानेंट केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं, वो हर साल 5 बदलते हैं। ऐसा नहीं है सारे के सारे एक साथ बदल दिए जाएं ताकि पूरा सिस्टम ना बदले, तो हर साल 5 बदलते हैं। उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। उन्हें महासभा चुनती है, 2/3 बहुमत के बाद चुनती है। और फिर हम आ गए थे मेरे भाई आर्थिक और सामाजिक परिषद पे। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 मेंबर हैं, और 54 मेंबर में से आपको पता होना चाहिए क्या, 54 में से 18 हर साल बदल जाते हैं, और उसकी जो बैठक होती है साल में 2 बार होती है। कितने बार? न्यूयॉर्क में और जिनेवा में 2 जगह पे होती है, साल में 2 बार उसकी बैठक होती है। फिर हम आ गए थे इस पे मेरे भाई, जिसे हम कहते हैं क्या, इसका जो सचिवालय है। तो दिन प्रतिदिन के काम करता है, महासचिव इसका चीफ होता है। और महासचिव की अगर बात करें तो पहले कार्यकारी थे ग्लैडविन जेब, और नॉर्मली पहले कौन है मेरे भाई, तो पहले हैं त्रिगवेली, कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। दूसरे हैं डैग हैमरसोल्ड, कहाँ के हैं, स्वीडन के। इनके बारे में कुछ खास बात, हाँ जी, इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और ये दुनिया में जो 2 व्यक्ति हुए हैं जिन्हें मरने के बाद नोबेल मिला है, उनमें से एक है, ठीक है, उनमें से एक है। तीसरे नंबर पे क्योंकि वो आएंगे एक एशिया के व्यक्ति यू थांट, तो वो पहले एशियाई भी हो जाएंगे और पहले गैर यूरोपीय यानी नॉन यूरोपियन भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमें मेन याद रखना है बुतरस घाली को, फिर सारे नहीं याद रखने, चौथे पांचवें छठे, फिर बुतरस घाली को याद रखना है। बुतरस घाली आपको पता होना चाहिए कहाँ के हैं, वो मिस्र के, और मिस्र है कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। तो वो पहले अफ्रीकी हो गए, वो पहले अफ्रीकी हो गए बुतरस घाली। फिर 7वें नंबर, 8वें नंबर, 9वें नंबर पूछ लेता है। 7वें कोफी अन्नान, घाना के कोफी अन्नान, जिन्हें यूएन के साथ संयुक्त रूप से नोबेल मिला था 2001 में मेरे भाई। कहाँ? 2001 में। फिर हम अगर बात करें तो 8वें बान की मून, साउथ कोरिया के। 9वें हैं, याद रखना है, हमारे एंटोनियो गुटरस, 5 साल का कार्यकाल होता है। एंटोनियो गुटरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अब ये दूसरे कार्यकाल में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं? दूसरे कार्यकाल में चल रहे हैं, और ये कुल मिला के 9वें हैं भाई। कौन से हैं? 9वें हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए। कुछ कॉन्फिडेंस आया इससे यहां तक याद करने में और रिवीजन करने में? रिवीजन देख लो, मैं बता रहा हूं आपको, आप एक आदत बना लो कि जैसे ही क्लास खत्म हो और अगली क्लास शुरू हो, उससे पहले 5 मिनट में दोहरा दो चीजों को, बहुत बेहतर होंगी। अगर ये लगता है कि भाई अभी तो ये क्लास चली गई और आपके, तो फिर एक साथ कैसे करें, तो पिछली क्लास का रिपीट कर दो। वही क्लास अभी देख ली, खत्म हो गई, अगली क्लास शुरू नहीं हुई, पिछली जो क्लास थी उसकी चीजों को रिवाइज कर जाओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं कह रहा हूं जिसने रिवीजन करना सीख लिया वो सेलेक्ट हो गया। देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, फिर एक महत्वपूर्ण आ गया भाई। देखो छठा है प्रन्यास परिषद, उससे बस 2 ही सवाल बनते हैं कि प्रन्यास परिषद जो है उसका काम क्या है और किसने काम करना बंद कर दिया है, तो प्रन्यास परिषद ने कर दिया है। और कब से? तो 1994 से, जो मैंने कल बता दिया था, जो मैंने कल बता दिया था बेटा। इसके महासचिव इंडिया से कोई नहीं बने बेटा अभी तक। एक बच्चा पूछ रहा है क्या, हाँ परमवीर कुमार कह रहे हैं, कुमावत, कि जी क्या इंडिया के कोई बने हैं? तो बेटा इंडिया का नहीं बना कोई भी, इंडिया का कोई नहीं बना है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है नोट्स बनाने हैं, बेटा अब नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उस लेवल की है कि इस बार भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो मत पढ़ो नोट्स के चक्कर में, ठीक है। और प्रिंट आउट के चक्कर में भी मत पढ़ो, उसे वहीं खोल के देख लिया करो बीच बीच में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी पेपर जल्दी होगा तो उतने टाइम में शायद आप नोट्स नहीं बना पाओगे, है ना। पेपर जल्दी होगा, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपको लगता है, तो बेशक बना लो। और अगर है कि भाई पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोट्स का मतलब है 1.5 गुना 2 गुना टाइम लगता है क्लास देखने में, तो ना बनाओ तो ज्यादा ठीक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, जून 1945 में स्थापना हुई, काम शुरू किया अप्रैल 1946 में। जैसे यूनेस्को की स्थापना भी 45 में हुई थी, पर काम उसने कब शुरू किया था? काम भी, पर उसकी ध्यान रखना है, भारत उसका मेंबर 46 में बना था। यूनेस्को का मेंबर भारत 46 में बना था। यूनिसेफ की स्थापना ही 46 में हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना ही। वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएन के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, और एकमात्र अंग ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, यानी अमेरिका से बाहर है,
हेग नीदरलैंड में। इसने, ध्यान रखना है, 45 में स्थापना इसकी होती है, 46 से काम करना शुरू कर देता है। इसका मुख्यालय कहां पे है? हेग नीदरलैंड में। इसके चार्टर में 5 अध्याय हैं और अनुच्छेद हैं 70। अगर हम यूएन से तुलना करें तो यूएन का चार्टर जो है, क्या उसमें 19 अध्याय थे? बताओ हाँ या ना में। अगर यूएन के चार्टर की बात करें तो 19 अध्याय थे उसमें मेरे भाई, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे 111। अनुच्छेद कितने थे मेरे शेरों? तो वो थे 111। तो ये यूएन का चार्टर भी पूछ लिया जाता है। पहले 50 देशों ने साइन किए और 51वां देश इसमें पोलैंड बना था। क्या बना था? पोलैंड बना था मेरे भाई। ठीक है, चलिए बेटा, इंडिया बन सकता है परमानेंट मेंबर? ये पूछ रहा है। बन नहीं सकता फिलहाल तो, क्योंकि बहुत कोशिश की है पर चीन रोड़ा अटका देता है। और जैसे समीकरण बन रहे हैं, अगर चीन नहीं अटकाएगा तो अब अमेरिका भी अटका सकता है। तो फिलहाल तो कुछ बहुत ज्यादा संभावनाएं बिल्कुल हाल में तो नहीं दिखती हैं। तो अनुच्छेद और इसके चार्टर में ध्यान रखना है, अध्याय 5 है, अनुच्छेद 70 है। न्यायाधीश इसमें 15 हो सकते हैं। जैसे आपने सिक्योरिटी काउंसिल देखा था ना, उसमें तो देश मेंबर बनते थे, पर न्यायालय में तो देश नहीं बनेंगे, यहां तो जज ही चाहिए। यहां जज चाहिए या नहीं चाहिए? तो जज चाहिए भाई, सीधे सीधे। तो न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और कार्यकाल 9 साल होता है। ऐसा नहीं है 2 साल के लिए किसी देश ने भेजे और फिर कहे जी हम तो वापस बुला रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा लंबा कार्यकाल होगा तभी वहां की चीजों को आदमी समझ पाएगा। तो सवाल कैसा बनेगा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, ये तो ठीक है। इसके चार्टर में 5 अध्याय और कितने 70 अनुच्छेद हैं, ये भी ठीक है। इसके न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, ये भी ठीक है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्यकाल होता है 9 साल का। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई जज बनेगा तो कम से कम वो 9 साल के लिए जज बनेगा, जबकि यूएन का महासचिव आदमी 5 साल के लिए बनता है। यूएन का महासचिव कितने के लिए बनता है? 5 साल के लिए बनता है मेरे भाई। आवाज ठीक आ रही है बेटा? आवाज में कोई इश्यू तो नहीं है? बताओ जल्दी से। 5 साल के लिए बनता है, ठीक है। चलिए, तो 9। अब एक सवाल ये भी आता है कि यूएन में ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें 2 जज एक देश से नहीं हो सकते। उसके पीछे कारण भी है, उस देश का तो उसमें बहुत प्रभाव बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा प्रभाव। तो एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश हो सकता है। एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश हो सकता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो कैन नॉट बी है ना, एनी 2 जजेस मे और मे नॉट बी फ्रॉम द सेम कंट्री, तो कैन नॉट बी है ना। चलिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन 15 न्यायाधीशों में से ही चुने जाते हैं, यानी एक अध्यक्ष बनेगा, एक उपाध्यक्ष, एक इसमें अध्यक्ष भी बनेगा, एक उपाध्यक्ष भी बनेगा 15 में से, पर वो इन्हीं में से होगा। कभी आप सोचो कि अध्यक्ष अलग से आएगा, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हीं में से होगा मेरे भाई। और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल है, यानी कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो वो जज तो 9 साल रह सकता है, पर उसमें से ही मान लो वो अध्यक्ष भी बन जाता है, तो वो अध्यक्ष के तौर पे 3 ही साल रहेगा, फिर से वापस जज बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल पूरे हो गए तो अब घर जाओ। टोटल टेन्योर जो है वो 9 साल का है, 9 साल तो काम करेगा, पर अध्यक्ष बन गए तो उसका कार्यकाल तो 3 ही साल है। हाँ, अध्यक्ष के तौर पे 3 साल रहेगा, बाकी पूरी करके आएगा मेरे भाई, ठीक है। पूरा करके आएगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरा ना करके आए अपना। भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है, क्योंकि न्यायालय में होता है काम, और काम काज की भाषा पूरे यूएन की ये 2 ही हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। काम काज की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी ही है मेरे भाई, वैसे 6 भाषाएं हैं, अरबी वो जोड़ी गई थी बाद में, ठीक है। चलिए, तो न्यायालय की जो भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी है, और न्यायालय का कोरम है 9 जज। कोरम क्या होता है? अगर न्यायालय का काम शुरू करना है, उसकी कार्रवाई शुरू करनी है, तो 9 जज आए हों कम से कम।
ऐसा नहीं है कि 6 जज आए हैं और कोर्ट शुरू हो जाएगा। कम से कम 9 जज प्रेजेंट होने चाहिए, तभी काम शुरू हो सकता है। कोरम आप वहां भी पढ़ोगे पॉलिटी में कि किसी भी सदन का कोरम क्या होता है, तो 10% कम से कम लोग आए हों। अगर 10% से भी कम लोग आए हैं उस सदन में, तो फिर मतलब काम नहीं शुरू होगा, फिर कोरम पूरा नहीं है। कोरम का मतलब है वो जरूरी संख्या जो किसी संस्था का काम करने के लिए, शुरू करने के लिए काम जरूरी है, यानी वो संख्या जो किसी संस्था में काम शुरू करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे अगर काम करना है तो 9 जज कम से कम होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है, 9 जज होने चाहिए। और भारत न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे BN राव, ठीक है, बेनेगल रामा राव। ये वही हैं जो संविधान सभा में भी थे, संविधान सभा में भी थे BN राव मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो BN राव याद रखना है मेरे भाई। तो बेनेगल रामा राव हैं, बेनेगल रामा राव जो हैं ये हमारे इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम बात किसकी कर रहे हैं, कौन सा न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बनने वाले पहले भारतीय थे। क्या कोई बता सकता है आज तक कितने जज बने हैं? बेटा 8 साल में अध्यक्ष बनेगा तो फिर वो 1 साल कार्यकाल तो पूरा करना पड़ेगा ना, कार्यकाल तो 9 ही साल है, 10 साल तो नहीं रह सकता है वो। तो अध्यक्ष अगर बन गए हो तो ऐसे नहीं बढ़ेगा कि भाई फिर आप और भी काम कर लो अब 3 साल, मतलब 3 साल नॉर्मल कंडीशन में है, उससे कम तो रह ही सकता है। किसी की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगा बीच में, ठीक है। आज तक इसमें भारत के, ध्यान रखना है मेरे भाई, भारत के बेटा एक मेंबर 2 बार अध्यक्ष बन सकता है क्या, ये क्लियर नहीं है बेटा, ये क्लियर नहीं है, कहीं देखा था मैंने, कहीं लिखा दिखा नहीं मुझे, ठीक है, दिखा नहीं, चलिए ठीक है। तो न्यायालय का कोरम है 9 जज, और न्यायालय की भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी, और पहले भारतीय न्यायाधीश हैं बेनेगल रामाराव, बेनेगल रामाराव। अब पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश या अध्यक्ष वो हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह, यानी भारत की तरफ से कोई अध्यक्ष भी बने हैं, हाँ नगेंद्र सिंह बने हैं। पहले कौन है, बेनेगल रामाराव हैं। अध्यक्ष पहली बार कौन बने थे, तो वो नगेंद्र सिंह बने थे। वर्तमान में कौन है, दलवीर भंडारी हैं, वर्तमान में दलवीर भंडारी हैं भारत के। तो तीनों सवाल बनते हैं, और चौथे व्यक्ति हैं RS पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक, जो भारत के CJI भी रहे हैं। भारत की तरफ से मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह ही भेजे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे जानकार हैं कानून के, ऐसे नहीं भेज सकते ना कि कहीं से भी किसी को उठा के भेज दें। तो ध्यान रखना है, ये तो हमारे CJI रहे हैं, शायद 18वें नंबर के हैं RS पाठक। तो याद रखना है पहले भारतीय इसमें जो न्यायाधीश बने थे वो तो कौन थे, बेनेगल रामाराव, है ना। हालांकि 4 टोटल बने हैं, बेनेगल रामाराव, नगेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी और रघुनंदन स्वरूप पाठक। इनमें से कोई अध्यक्ष भी बना है, हाँ जी अध्यक्ष बने हैं कौन, तो अध्यक्ष बने हैं कौन बताओ जल्दी से, तो अध्यक्ष बने हैं नगेंद्र सिंह। और वर्तमान में भी क्या कोई है, हाँ जी अभी भी है, दलवीर भंडारी है, क्या है, दलवीर भंडारी है मेरे भाई, दलवीर भंडारी है, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों का रोल है। महासभा में अलग वोट डलेगी, सुरक्षा परिषद में अलग वोट डलेगी। इसमें अगर जज बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत, ये छोटा जरूर है लेकिन ये कैबिनेट की तरह मजबूत है, इसमें मुख्य मुख्य मजबूत देश मिलते हैं आपको। तो याद रखना है इसकी भूमिका आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगी। तो याद रखना है आपको कि ICJ में न्यायाधीशों को महासभा और सुरक्षा परिषद चुनती है, दोनों में अलग अलग वोट, दोनों में अलग अलग बहुमत पाना जरूरी है, ठीक है, दोनों में अलग अलग बहुमत पाना भी जरूरी है। यही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, ज्यादा दिमाग और फालतू में लगाना मत, जितना बताया जाए वो जरूर करते रहना फिलहाल, ठीक है। तो ध्यान रखो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहां से जल्दी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, जून 1945 में। काम कब शुरू किया, 46 में शुरू किया। तो इसमें कितने जज होते हैं, तो भाई इसमें 15 जज होते हैं। हर जज का कार्यकाल क्या 8 साल होता है, नहीं 9 साल होता है। क्या उसमें से अध्यक्ष बन जाते हैं, हाँ जी उसी में से बन जाते हैं। उपाध्यक्ष क्या बाहर से आता है, नहीं उसी में से बन जाता है।
उपाध्यक्ष भी। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, ये सवाल पूछा गया है कई बार। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में होता है, हेग नीदरलैंड में। और आर्टिकल इसमें है 70 और 5 हैं अध्याय, यानी 5 चैप्टर, आर्टिकल 70 है। न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कार्यकाल मेरे भाई 9 साल है। कितना है? 9 साल। क्या कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम 9 जजों का होता है। भारत के आज तक कितने जज बने हैं? 4 बने हैं। सबसे पहले कौन बने थे? बेनेगल रामाराव। सबसे लेटेस्ट कौन है? तो वो है दलवीर भंडारी। क्या कोई अध्यक्ष भी बने हैं? हाँ, तो नगेंद्र सिंह बने हैं मेरे भाई। और चौथे कौन है? रघुनंदन स्वरूप पाठक। पूछ लेगा इनमें से कौन सा जज नहीं बना है, तो चारों नाम पता होने चाहिए। बेनेगल रामाराव पता होना चाहिए, नगेंद्र सिंह पता होना चाहिए, रघुनंदन स्वरूप पाठक पता होना चाहिए, और मेरे भाई दलवीर भंडारी पता होना चाहिए। अभी भी दलवीर भंडारी हैं। ठीक है, अभी भी दलवीर भंडारी हैं। और 15 जज होते हैं। बेटा अब तो मैं तुरंत भेज देता हूँ पीडीएफ, है ना, हो सकता है 10 20 30 मिनट में वो दे देते हो आपको। पहले मेरे बोर्ड में कुछ दिक्कत थी, तो अब तो मैं बोर्ड में सेव करता हूँ और वहीं से भेज देता हूँ। पहले कंप्यूटर में करना पड़ता था, और कंप्यूटर में कुछ ऐसा इशू आ रहा है कि उससे फाइल अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो अब मैंने 2-3 शायद परसों से ही शुरू किया है। मैं यहीं से भेज देता हूँ, और मैं उनको कहूँगा कि टाइमली ही बिल्कुल कर दिया करें। पहले मेरे ही पार्ट पे कई बार गलत लेट हो जाती थी, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि उससे मैं सोचता था क्योंकि कंप्यूटर से भेजता था तो कंप्रेस करके भेजूं, है ना, तो कंप्रेस होने में भी टाइम लगता था। पता नहीं कुछ नेट का इशू है उस कंप्यूटर में, ये दिक्कत है थोड़ी सी। अब नहीं होगी, अब तो मैं टाइमली भेज रहा हूँ 2 दिन से, और आपको टाइमली ही मिलेगी। ठीक है, चलिए, आपको किसी को कोई सवाल है? देखो, नोट्स नहीं बनाए हैं, क्या अभी अपना बनाना जरूरी है? बेटा नोट्स जरूरी नहीं होते हैं कभी भी, मैं बताऊं, कांस्टेबल टाइम पे मैंने बनाए थे, बाकी कभी नहीं बनाए। ठीक है, अगर आपके पास किताब भी है, किसी किताब से भी पढ़ते हैं, तो जो जो पढ़ाया जाए उसको हाईलाइट करते चले जाओ साथ साथ में। उसमें 2 ही मिनट लगती हैं, 2 मिनट का तो नहीं कहूंगा मैं, पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने में जो टाइम लगता है उसका 6-7 गुना कम टाइम लगेगा। वहां करते चले गए, पीडीएफ आपके पास है, यहाँ नजर मार ली, है ना। और ज्यादा प्रिंट आउट के चक्कर में भी मत पड़ो। एक पीडीएफ खोली कर ली, दूसरी पीडीएफ खोली कर ली, तीसरी खोली कर ली मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। कल वाली पीडीएफ नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? देखता हूं बेटा, पीडीएफ तो मैंने तुरंत भेजी थी। मैं देखता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मुझे बस, मैं आज बोल दूंगा ने। नहीं बेटा, है पीडीएफ, आपने देखा नहीं होगा, पीडीएफ है। देखो ये ऐप में ही है, ये ऐप में ही है पीडीएफ, ये वाली है ना, और ये है ना, पीडीएफ है। चलिए, तो ठीक है, और मैं बोल दूंगा तुरंत करें, है ना, मैं बोल दूंगा अगर ये लेट हुई है तो। अभी मैं तो विद इन 2-3 मिनट ही भेज दूंगा इसको। तो अब ये हो गया है बच्चे, अभी 20 मिनट बचे हैं, क्योंकि आज ये क्लास थोड़ी टॉपिक खत्म है, तो कल हम ऑर्गेनाइजेशन दूसरे शुरू करेंगे, इससे नहीं मिला रहे हैं हम। तो आपको क्या करना है कि 4 या 5 पीडीएफ जितनी आप रिवाइज कर सकते हो कर लो। ठीक है, 4 या 5 रिवाइज कर सकते हो कर लो। और ये फोल्डर भी एक मैंने बनाने के लिए बोला था, बनाए क्या आप लोगों का बताना जरा। जो मैंने बाहर ही बोला था, स्ट्रेटेजी के जीएस रैपिड फायर का बाहर ही बना दो मैंने। हाँ बेटा, जीएस रैपिड फायर का फोल्डर देखो लास्ट में बन गया है। ठीक है, रैपिड फायर नाम से, रैपिड फायर से बन गया है। अब इसमें डलती रहेंगी वीडियो, आप इसे खोल खोल के देखते रहना। मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये हमेशा लाइव हो, ये वैसे भी हो सकता है, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इनको बना के भेजता रहूँगा। ठीक है, चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।